हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कवर द एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया चैप्टर टुडे। ये वो चैप्टर है जिसको पर्सनली मुझे करने में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आई थी जब मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और अभी भी स्टिल, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है जेनेटिक्स और इसके फीचर्स याद नहीं रहते, स्पेशली एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत समराइज़ और बहुत ईजी करने की कोशिश की है। होप सो कि आपको भी बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एक्स लिंक्ड हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया विद इम्यूनोडेफिशिएंसी। इस टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक्स लिंक्ड है, तो इसके इनहेरिटेंस के बारे में कोई डिबेट नहीं है। इम्यूनोडेफिशिएंसी है तो इसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस के चांसेस होंगे। अदर थिंग हाइपोहाइड्रोसिस भी है, और एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, कुछ चीज़ें एक्टोडर्म से जनरेट होती हैं, विच इज़ हेयर, नेल्स एंड टीथ। तो हेयर, नेल और टीथ के हिसाब से आपने याद कर लेना है कि ये चीज़ें इसके अंदर अफेक्ट होंगी। हेयर्स के अंदर क्या होगा, हाइपोहाइड्रोसिस हो जाएगा। नेल्स में क्या होगा, डिस्ट्रॉफिक नेल्स हो जाएंगे। टीथ के अंदर क्या होगा, आपके डिस्ट्रॉफिक हाइपोडोंशिया होगा बेसिकली। तो इस तरह से इसके फीचर्स समराइज़ हो जाते हैं, आसान हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के साथ एडिशनली याद करने वाली हैं, उसको आपने पेयर में याद कर लेना है। पेयर में किस तरह से, कि इसकी इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, वो तो हम पढ़ रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, उसकी अगर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव की फॉर्म में आएगा तो आई के बी के जीन इन्वॉल्व होती है। लेकिन यही अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट वेरिएंट बी होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी सब यूनिट ए का मसला होता है, दिस इज मैंशनड हियर, कि न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी सब यूनिट ए का अगर मसला होगा तो इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगी। समटाइम्स इस तरह के ट्रिकी एमसीक्यूज बन जाते हैं, उसकी इनहेरिटेंस को फोकस करना होता है, उसकी जीन को फोकस करना होता है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है कि आई के बी के जीन है और तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और अगर यही न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी का सब यूनिट ए है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन पाथवे दोनों का एक ही है, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी पाथवे सिग्नलिंग को इन्वॉल्व कर रहा होता है ये। फिर इसके अंदर इस टॉपिक में आपके जो पेशेंट्स हैं उनमें हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया होता है, क्योंकि वैसे भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस होंगे, तो हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया भी होता है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट चल रही है, वो है हाइपर आईजीएम। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम जा रही हैं, लेकिन आईजीएम ज़्यादा है। फिर इसमें दो चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है आपने, कि ऑस्टियोपेट्रोसिस यानी कि ये फ़ीचर है, और लिम्फेडीमा, ये इसका मेन फ़ीचर है, मेन एसोसिएशन है। दूसरी तरफ आपने दो चीज़ें याद रख लेनी है, आईबीडी और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट कर रहे हैं। वन इज़ द ग्राम पॉजिटिव, जो कि मोस्ट कॉमन है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपके पास आ जाते हैं सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोमोनी और स्टेफ ऑरियस, ये दोनों आ जाते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कह सकते हैं, उसमें सूडोमोनास और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और माइकोबैक्टीरिया। तो इस तरह से ये टॉपिक आसानी से समराइज़ हो जाता है। इसमें इतने ही फीचर्स हैं, इसमें कोई एडिशनल फीचर्स नहीं है। आप इसको वर्ड टू वर्ड रीड भी करके देख लें तो इसमें यही फीचर्स हैं। तो ये नटशेल था आपका बेसिकली। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि याद रखने वाली है, जो कि मे बी मैंने किसी एमसीक्यू में पढ़ी थी, कि इसमें इम्पेयर्ड रिस्पॉन्स टू पॉलीसेकेराइड इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट फीचर ऑफ दिस कंडीशन। तो इसको ऐसा इस लाइन को ऐसे याद कर लेना है, इम्पेयर्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू द पॉलीसेकेराइड इसके अंदर होता है। और एक ये इसके अंदर एक एमसीक्यू बेसिकली किस तरह बनता है, कि एक मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। मेल चाइल्ड होगा, उसके अंदर बार बार इन्फेक्शंस हो रहे होंगे। इन्फेक्शंस वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की फॉर्म में भी दे सकता है, कोई जीआई इन्फेक्शंस की फॉर्म में, मेनिंजाइटिस फॉर्म में, सेप्टिसीमिया में भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिनेरियो जो आता है मोस्टली वो आता है रिकैल्सिट्रेंट सेबोरिक या एटोपिक एक्जिमा लाइक इरप्शंस के पेस में, या इंटरट्राइगो का पेशेंट होगा, और उसमें फीचर्स होंगे साथ एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के। सिर्फ इन्फेक्शंस पे रिलाई नहीं करना, फीचर्स भी होंगे एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के, वही हाइपोडोंशिया, हाइपोट्राइकोसिस और डिस्ट्रॉफिक नेल्स। तो आपका ये फिट हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव विद इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में, जिसमें आई के बी के जीन इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ही ईजी सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया खुद अपने नाम से बता रहा है कि इसमें हाइपोहाइड्रोसिस तो होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, तो एक्टोडर्म के सारे स्ट्रक्चर जिस तरह हमने पहले किए थे, हेयर, नेल और टीथ इन्वॉल्व होंगे। हेयर किस फॉर्म में होगा, हेयर के अंदर आपकी हाइपोट्राइकोसिस आ जाएगी, नेल में डिस्ट्रॉफिक नेल्स आ जाएंगे, टीथ के अंदर हाइपोडोंशिया आ जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सबसे जो पूरा एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया का चैप्टर है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें फीचर्स भी बहुत प्रोनाउंस्ड आएंगे, कि इसके जो टीथ हैं वो पेग शेप टीथ होते हैं टिपिकल, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटिशंस दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। फिर आपने इसकी जीन्स याद रखनी है, क्योंकि ये हाइपोहाइड्रोटिक है। जब जिस पेशेंट में हाइपोहाइड्रोसिस होगी, स्वेटिंग की एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में हीट इंटॉलरेंस, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यही हीट इंटॉलरेंस ऊपर जो हमारे पास ये एक्स लिंक्ड वाला पेशेंट था,
हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, उसकी भी कॉम्प्लिकेशन थी क्योंकि वो भी पेशेंट इसी तरह से प्रेजेंट कर रहा था हमारे पास हाइपोहाइड्रोसिस के साथ, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी हीट इंटॉलरेंस ही थी, लेकिन उसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी भी एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन थी। अब इसकी जीन्स याद करना इस तरह से आसान है कि एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया का सबसे मेन टॉपिक है, तो इसकी जीन एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया से ही याद कर लें, एक्टोडिस्प्लेसिन। एक्टोडिस्प्लेसिन इज़ नॉट बेसिकली जीन, ये प्रोटीन है और इसको इनकोड कौन कर रहा है, EDA, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया और नंबर A1 टॉपिक है तो EDA, ठीक है। इसकी 3 तरह की इनहेरिटेंस होती है, एक होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो जीन है उसी हिसाब से इनहेरिटेंस याद कर लेनी है कि EDA आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्योंकि इन तीनों के अंदर मोस्ट कॉमन एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो जो मेन जीन बनती है हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया की, वो हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव को दे दी। फिर इसी जीन के साथ EDA के साथ अगर EDAR लगा दो तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव की जीन बन गई, और EDA के साथ अगर ऐड लगा दो ADD तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की जीन बन गई। तो ये इस तरह से जीन भी आसान हो जाती है। हाँ, इसके अलावा एक और पाथवे है क्योंकि 4 जीन्स इन्होंने मेंशन किए हैं, EDA1, EDAR, EDA और एक WNT10 एक जीन है, ठीक है। याद रहती है कर लें, नहीं याद रहती तो आई थिंक 3 भी इनफ रहेंगी। इसमें 2 पाथवेज बनते हैं, एक तो एक्टोडिस्प्लेसिन के साथ न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी पाथवे आ गया और एक WNT बीटा कैटेनिन पाथवे है। तो ये 2 पाथवे इंपॉर्टेंट है इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर। इन्फेक्शन हम ये कर चुके हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। हाइपोथर्मिया तो हीट इंटॉलरेंस, ड्राइनेस ऑफ द स्किन। हाइपरथर्मिया भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और साथ इन्फेक्शंस होती हैं, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसी के कंफ्यूज करने के लिए 1-2 नाम होते हैं, उनको भी देख लेना चाहिए क्योंकि समटाइम्स पूरा टॉपिक आता होता है MCQ में, ऑप्शंस में वो दिया नहीं होता, तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि ऑप्शंस कौन सा चूज़ करना है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है दैट इज़ एक्स लिंक्ड हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, इसका नाम डिफरेंट है, दैट इज़ प्रायर। ये नाम आपने याद रखना है इसी तरह, और इसी तरह ये क्रिस साइमन टॉरेंस सिंड्रोम, ये भी इसी का नाम है, तो इस तरह से इसका नाम याद रखना है। अब ये मेन चीज़ें तो हमने इस टॉपिक की कर ली। अब इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक में मिलेंगे और किसी टॉपिक में नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपने स्पेसिफिक पिक्चर याद रख लेनी है इस पांडा की। पांडा इज़ फॉर हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, हाइपरहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, ये पांडा याद रहेगा तो इसके सारे फीचर्स याद रहेंगे। इसके ये स्पॉक्ड ईयर्स होंगे इस पेशेंट के अंदर, इसके अंदर पेरी ऑर्बिटल पिगमेंटेशन मिलेगी, इसमें बाल तो होंगे नहीं, ये स्कैल्प गंजी सी लग रही है ना, मतलब बाल्ड स्कैल्प है, तो इसमें हाइपोहाइड्रोसिस के साथ साथ आईब्रोज और आई लैशेज़ भी मिसिंग होती हैं। बल्कि आप अगर देखें तो इसके टेबल के अंदर जो स्पार्स आईब्रोज हैं ये इसके 100% फीचर्स है, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसके अंदर हाइपोहाइड्रोटिक के अंदर आईब्रोज आई लैशेस लॉस मिलेंगी, साथ इसके अंदर ये पैक शेप टीथ मिलते हैं, फ्रंटल बॉसिंग है, थोड़ी सी माथा थोड़ा आगे को आया हुआ है, और ये सैडल शेप नोज़ है इसके अंदर। तो ये सारे फीचर्स इसी के अंदर पूरे हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फीचर, इसका अपर लिम प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन इसका लोअर लिप बड़ा प्रोमिनेंट सा दिखाया हुआ है इन्होंने। तो ये पिक्चर अगर याद कर लें इसी तरह से, तो इस तरह से ये पांडा याद रहेगा, तो फिर इसके सारे फीचर्स भी याद रहेंगे। तो ये हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के फीचर विच इज़ हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड द आइज, पैक शेप प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीथ विद हाइपोडोंशिया, फ्रंटल बॉसिंग, सैडल शेप नोज, ये इंपॉर्टेंट हो गया सारा का सारा फीचर्स। फीमेल्स डिफरेंट चल रही हैं, फीमेल्स कहती हैं सिर्फ पैची लियंस आएंगी लाइन्स ऑफ ब्लास्को के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एसोसिएटेड डिजीज़ में हम पहले ही कर चुके हैं, इसका वेरिएंट जिसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी थी उसकी एसोसिएशन ऑस्टियोपेट्रोसिस लिम्फेडीमा के साथ थी। एडिशनल फीचर्स जिसने एक बता दिए हैं, बेस्ट हाइपोप्लेजिया लेकिन एप्लेजिया, हाँ चिन्नी मिनी डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जब मेजर डिटेल्स आपको याद हो जाए तो आप सिनेरियो पिक कर सकते हो, उसके MCQ पिक कर सकते हो। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, अब जब टॉपिक बार बार पढ़ते हो तो ये डिटेल्स भी याद होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इसकी जीन्स हम कर चुके हैं, न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी पाथवे का मसला है इसके अंदर सारी की सारी हेयर डेंसिटी कम होती है, और लेकिन प्रोमिनेंट जो होगी ना ज़्यादा आपकी टेम्पोरल और ऑसिपिटल रीजन्स में होगी। सम टाइम फजूल से ऐसे MCQs भी बन जाते होते हैं, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देयर इज़ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ द सिंगल हेयर फॉलिकल यूनिट, और हेयर फॉलिकल की जो चीज़ें हैं वो फॉलिकुलर रिलेटेड हैं, फॉलिकुलर डिस्टॉर्शन हुई हुई है, फॉलिकुलर रिजिंग हुई हुई है, डिस्टॉर्टेड बल्ब्स बने हुए हैं, इतनी सी इसकी फीचर्स हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं हेयर की, जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है दैट इज़ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग मिलेगी, ट्राइकोटिलोसिस मिलेगा, पाइलाई कैनिकुलाई भी पांडा से याद रखा जाता है, P4 पांडा, P4 पाइलाई कैनिकुलाई, तो पाइलाई कैनिकुलाई आएगा, और ट्राइकोरेक्सिस नोड्स और ट्विस्टिंग भी उसके हेयर से याद कर लेंगे, उसके हेयर्स नहीं है लेकिन ये 2 पोनिया सी समझें, स्पोक ईयर एक याद कर लो और एक इसकी पोनिया याद कर लो कि उसने ट्विस्ट करके नोड सा बनाया हुआ दैट इज़ ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा एंड ट्विस्टिंग, ये भी हेयर के फीचर्स हैं।
तो इस तरह से ये फीचर्स भी याद हो गए। टीथ में हम पहले ही कर चुके हैं कि एनोडोंशिया हो सकता है, हाइपोडोंशिया हो सकता है, एब्सेंट टीथ भी मिल सकते हैं, कॉनिकल पैक शेप टीथ मिलते हैं, डेंटिशन उसकी डिलेड होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अफेक्टेड होते हैं। ये वही फीचर्स हैं जो पहले किए हैं। नेल में ओनिकोडिस्प्लेजिया हमें मिलता है, स्वेट ग्लैंड के अंदर एब्सेंट और रिड्यूस स्वेटिंग होगी, ये इसका मेन फीचर था जिसकी वजह से हीट इंटॉलरेंस और हीट स्ट्रोक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद स्किन आती है। स्किन में अब इसमें ठीक है, पेरीऑर्बिटल पिगमेंटेशन तो हमने की याद, पेरीऑर्बिटल पिगमेंटेशन याद की, स्पोक ईयर्स याद किए, लोअर लिप का प्रोमिनेंट होना याद किया। हाँ, एक डिफरेंट चीज़ है कि इसमें डर्मेटोग्लाइफिक्स एब्सेंट होते हैं। अब पांडा ह्यूमन की तरह तो नहीं बिहेव करेगा, उसने कौन से अपने पासपोर्ट बनवाना है या कुछ करना है, तो उसमें डर्मेटोग्लाइफिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको वैसे ही याद कर लेंगे डर्मेटोग्लाइफिक्स एब्सेंट है। और पांडा का काम सिर्फ बैठ के खाना और सोना है, तो उसके फ्लेक्चर्स नीट नहीं होंगे, उसमें हाइजीन नहीं होगी, तो उसमें एक्जीमा आएगा, उसमें माइलिया लाइक पेप्यूल्स आ सकते हैं फेस के ऊपर, और फ्लेक्चर्स एरिया में एक्जीमा आ जाएगा। तो इस तरह से उस पांडा ने पूरे के पूरे फीचर्स कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। देन इसकी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता होता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस का। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की परसेंटेज वाइज डिफरेंसेस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आपकी नेजल क्रस्टिंग है, देन एक्जीमा, देन फीडिंग प्रॉब्लम, देन एस्थमा। सारे ना भी याद हों, एक दो याद कर लें, दैट इज़ नेजल क्रस्टिंग सबसे कॉमन, फिर एक्जीमा कॉम्प्लिकेशन आती है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा एक एमसीक्यू एक दफ़ा आया था कि इसके हेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं, तो इसके अंदर मिनॉक्सिडिल देना होता है। 3% मिनॉक्सिडिल 1 ml वॉज अप्लाइड इन द सक्सेसफुल पेशेंट विद हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। और ये 10th एडिशन में एक एडिशनल फाइंडिंग है कि जिन पेशेंट्स में एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है उन पेशेंट में टफेसिटिनिब का अच्छा रोल है। तो ये भी एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, वेरी इजी बाय जस्ट रिमेंबरिंग दिस पांडा यू कैन रिमेंबर ऑल द फीचर्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम इस टॉपिक पे, विच इज़ एनकाइलोब्लेफरॉन एक्टोडर्मल क्लेफ्ट लिप पैलेट सिंड्रोम। वैसे तो 3 फीचर्स उसके नाम नहीं बता दिए हैं कि ए ई सी हमारा टॉपिक है, और इसमें एनकाइलोब्लेफरॉन है, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया वाले फीचर्स हैं, और क्लेफ्ट लिप पैलेट वाले फीचर हैं। एनकाइलोब्लेफरॉन होता है बेसिकली पार्शियल फ्यूजन हो जाती है आईब्रोज के मार्जिन्स के, वो जुड़ी हुई आईब्रोज हो जाती हैं। और एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया पहले ही हमने कहा कि हेयर नेल टीथ को अफेक्ट करना है, तो उसमें हाइपोहाइड्रोसिस, हाइपोडोंशिया, डिस्ट्रॉफिक नेल्स, ये 3 चीज़ें तो आनी आनी है, इसमें कुछ याद करने वाली एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी। अब इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि टॉपिक और आसान हो जाए। इसका नाम है हे वेल सिंड्रोम। हे वेल सिंड्रोम, इसका नाम याद करें, ये डिफरेंट चीज़ है क्योंकि इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर बेसिकली AEC को आपने इस तरह याद कर लेना है कि ए से तो ठीक है एनकाइलोब्लेफरॉन, ई से अपना मॉडिफाई कर लें उसी सिनोनिम को और उसी एब्रीविएशन को। E फॉर इरोजन्स ऑफ द स्कैल्प, जो कि इस टॉपिक का एक मेजर फीचर है। इसमें इरोजन्स आती हैं, इरोजन्स समटाइम इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पे पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शंस और वो सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। C फॉर क्लेफ्ट पैलेट तो है ही है, वो आपने याद किया हुआ है। उसके साथ एडिशनली आपने याद कर लेना है क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ और कोलोडियन मेम्ब्रेन एट बर्थ। सिर्फ इतनी सी मॉडिफिकेशन से पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाता है, विच इज़ एनकाइलोब्लेफरॉन एक्टोडर्मल क्लेफ्ट लिप पैलेट सिंड्रोम, जिसमें हेयर नेल टीथ के कवर हो रहे थे, और AEC के अंदर इरोजन्स ऑफ स्कैल्प और क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ और क्लोडियन मेम्ब्रेन। बस ये टॉपिक कवर हो गया। इसमें मसला क्या होता है, TP53 का मसला होता है, और उसकी सैम जीन P53 ख़राब होती है, बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट। आगे जितने भी आ रहे हैं मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। सिर्फ जो हमारा मेजर टॉपिक था हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, वो आपका तीनों तरह से इनहेरिटेंस था, और एक्स लिंक तो एक्स लिंक था, वो उसने बता दिया था। अब इसमें जो क्रेनियोफेशियल हमने सी से किए हैं, सी के अंदर कौन सी क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सी वाली ही हैं। कांट हियर, कांट सी, एवरीथिंग इज़ शॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट पूरा छोटा का छोटा है, उसमें शॉर्ट स्ट्रेचर है, उसके सारा मिड फेस का हाइपोप्लेजिया है, उसका फोरहेड सिर्फ हाई है, स्मॉल माउथ है, नैरो नोज़ है, शॉर्ट फिल्ट्रम है, शॉर्ट वर्मिलियन बॉर्डर है, स्कैल्प इरोजन बहुत ज़्यादा थी, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो हम कर चुके हैं। उसका यूविला भी छोटा है, हाइपोडोंशिया है, और हाइपोस्पेडियाज हैं। ये इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है, हाइपोस्पेडिया जो उसमें कवर नहीं होता, ये एडिशनली आपने याद करना है। बाकी ठीक है, उसमें चीज़ें कि वो उसने सुनना भी नहीं है, उसने बोलना भी नहीं है, और उसने देखना भी नहीं है, तो आंखों की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो ठीक है। आंखों की प्रॉब्लम क्या होती है, पंक्टल एट्रीजिया होता है, उसके लेक्रिमल ड्रग नहीं बने होते, कॉर्नियल स्कारिंग होती है, इसलिए वो देख नहीं सकता, वो सुन भी नहीं सकता, क्योंकि उसके ईयर के नाल भी एट्रिटिक होते हैं, उसकी यूस्टेशियन ट्यूब भी डिस्प्लास्टिक होती हैं, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होता है। तो सिर्फ एक AEC याद रखने से और इस लाइन को याद रखने से कि एवरीथिंग इज़ शॉर्ट, सो अंडर कॉन्फिडेंस है, वो ना सुनेगा ना देखेगा, ये चीज़ों से आपका AEC का टॉपिक कवर हो जाता है। हेवेल सिंड्रोम था जो बेसिकली। और ये पेशेंट्स इरोडेड स्कैल्प डर्मेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, कोलोडियन मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट करते हैं बर्थ पे, और इनके अंदर थिन ग्रैनुलर लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, और हेयर्स की वही चेंजेस हैं, पायलाइट ओटाई और पायलाइट ट्राइंगुलेटी,
एट कैलेनिकुला, इरेगुलर इंडेंटेशन एंड शैलो ग्रूव्स। हम इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया पांडा था, उसमें पायलटोटाई था। उससे अगला टॉपिक तो उसमें पायलटोटाई भी था और एक एडिशनल पायलट ट्रायंगुलरिटी भी आ गया। तो इस तरह से दोनों फीचर्स याद रहेंगे। फिर उसके अलावा ये वही सारी रिपीटेशन है। स्किन की फाइंडिंग एडिशनली इक्थायोसिस भी हो सकती है, हाइपर केराटोसिस भी हो सकती है, पिगमेंट्री चेंजेस भी आ सकती हैं। ये मोरलेस वही चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो जब रीड करेंगे और उन निमोनिक के साथ मिलाएंगे तो ठीक है, वो याद रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक्ट्रोडेक्टली एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेजिया विच इज़ EEC। ठीक है, इसमें भी 3 फीचर्स कौन कौन से थे। एक्ट्रोडेक्टली था जो कि लॉबस्टर क्लो हैंड की तरह प्रेजेंट करता है। एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेजिया था वही हेयर नेल टीथ की चेंजेस। और सी से क्लेफ्ट लिप पैलेट था। इसको भी टॉपिक को थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे ताकि ये भी सारे फीचर्स के साथ याद हो जाए। इसमें EEC को हम कर लेंगे E फॉर एंडोक्राइन, E फॉर आई ईयर, C फॉर क्वेनालेट्रीजिया। ठीक है, इसमें कोलोडियन नहीं है, EEC में कोलोडियन नहीं है। AEC में था। ए फोर अल्फ़ाबेटिकली फ़र्स्ट चीज़ है तो उसने बर्थ से ही ख़राब आना था। तो बर्थ से ही ख़राब किस तरह आया था, वो क्लोडियन लेके आया था। इस तरह से मिक्स नहीं करना कि सी वाला क्लोडियन इसमें नहीं, इसी में है, उसमें नहीं है। और ई वाला थोड़ा आगे चला गया, वो बर्थ से आगे चला गया तो वो उसने क्लोडियन को छोड़ दिया। अब EEC से एक तो एंडोक्राइन, आई ईयर और कॉर्नल एट्रीजिया याद रखना है, दैट इज़ क्वेनल, ये ए है, कॉन्ड्रल नहीं है। और इसी सी से सी की शेप आप याद रखें, और तो इसमें किडनी की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो ये चीज़ अगर याद रह जाए तो EEC का टॉपिक भी याद रह जाएगा कि इसके मेजर क्राइटेरिया में एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया जो उसके उस EEC के अंदर ही था, एक्ट्रोडेक्टली थी, क्लेफ्ट लिप पैलेट था। अब हमने जो डाला है एंडोक्राइन डाली है, आई ईयर डाला है तो डेफनेस आ गया, लेक्रिमल ग्लैंड का प्रॉब्लम आ गया, क्वेनल एट्रीजिया आ गया, मेंटल रिटार्डेशन है, और इसके अंदर लॉबस्टर क्लो है विच इज़ एक्ट्रोडेक्ली। अब जो एंडोक्राइन की चीज़ें हैं, एंडोक्राइन किस तरह से प्रेजेंट करता है, एक तो उसमें हाइपोप्लेजिया होता है बेसिकली ब्रेस्ट और निपल्स का। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन फीचर्स होते हैं जिसके अंदर थाइमस एब्सेंट है, हाइपोपिट्यूटरिज्म है, आइसोलेटेड ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी और पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंसिपिडस है। तो ये 4 पॉइंट एंडोक्राइन के पॉइंट्स हैं जो कि खुद ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें रटे से ही याद होती हैं, और इसमें भी TP63 का मसला है। तो ये भी फीचर्स कवर हो गए। नेक्स्ट कम्स ट्राइकोडेंटो ऑशियस सिंड्रोम। मैंने कहा था कि जितने आगे आ रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो वो इनहेरिटेंस भी बहुत मुश्किल नहीं है, वो याद रह जाएगी। अब ट्राइकोडेंटो ऑशियस सिंड्रोम को इससे याद कर लेना है। मतलब ये ऐसे डब्बे जैसा सा मुंह है और इसमें मुड़ी हुई सी टांगें हैं और इसके दांतों में नज़र आ रही है छोटी छोटी सी पेट है। तो इसी तरह से ये बंदा अगर याद रह जाए, छोटा सा फजूल सा वैसे पिक्चर है लेकिन चलें याद रखने के लिए अच्छा है कि इस फेस लुक लाइक द बॉक्स। बॉक्स क्यों, क्योंकि वो बॉक्स, उसकी जीन ही बॉक्स की तरह की है। डिस्टल एक्स होम्योबॉक्स 3 DLX3 जीन है इसकी बेसिकली, और ये इसको कवर करती है। फिर इसका जो हमारी जो मेन फीचर्स हैं वो ये देख रहे हैं, इसके अंदर कर्ली हेयर्स हैं, कर्ली अनरूली हेयर्स, फ्रंटल बॉसिंग मिलेगी, इलोंगेटेड सा उसका हेड होगा, बिल्कुल बॉक्स टाइप उसका फेस है, पिटेड इसके टीथ हैं, ये नज़र आ रहे हैं पिटेड टीथ, स्क्वायर जो है बड़ा प्रोमिनेंट सा, और ये टांगे जो हैं वो क्लाइनोडेक्टली हैं। इट इज़ अ कंडीशन वेयर द फिंगर्स और टो कर्व्स टुवर्ड्स द एडजेसेंट फिंगर और टो। तो ये सारे फीचर्स इसके ट्राइकोडेंटो ऑशियस सिंड्रोम के हैं। दिस इज़ क्लाइनोडेक्टली, रेयरली है लेकिन एसोसिएटेड है, वो हमने याद कर लिया। इसमें स्कल बोन बड़ी डेंस सी होती है, ये जो दिखाया हुआ है ये बेसिकली डेंस स्कल बोन को शो किया हुआ है। तो इस तरह से ये सारे फीचर याद करें, अगर सिर्फ ये छोटी सी पिक्चर याद रखने से पूरे के पूरे फीचर्स याद हो जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ट्राइकोडेंटो ऑशियस सिंड्रोम। नेक्स्ट कम्स ट्राइकोराइनोफिलेंजियल सिंड्रोम, TPRS। अब ट्राइकोराइनोफिलेंजियल सिंड्रोम में कुछ फीचर्स तो ठीक है, उसके नाम से ही हैं। ट्राइकोमिन हेयर हाइपोट्राइकोसिस मिलेगा, राइनोमिन नोज तो बल्बस सी नोज मिलेगी, फिलेंजियल मतलब उसकी फिंगर्स का कोई ना कोई मसला होगा। फिंगर्स का क्या मसला होगा कि जो उसकी मिडल फैलेंज होती है वो बड़ी कोन शेप्ड एपिफिसिस होती हैं, ऐसे छोटी सी ऐसे कोन शेप सी बनी होती है उसकी फिंगर। तो ये 3 फीचर्स तो उसके नाम से ही जाहिर हैं, और है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये चीज़ें तो उसने बता दी। इसका नाम है TRPS। अब TRPS 3 तरह का होता है, इसके 3 स्पेक्ट्रम है, 1 से लेके 3 तक। उसमें से हमारे पास जो 3 है ये सबसे सवेयर है, और सवेयर लैंगर गीडन सिंड्रोम कहलाता है। अब इसके अंदर किस तरह से याद करना होता है, TRPS में लैंगर गीडन को आपने इस गूफी से याद कर लेना। गूफी सैड, सैड गूफी का मतलब है कि सैड क्यों है, क्योंकि उसकी माइक्रोकेफली है, छोटा सा स्कल है, आप देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है, बुशी आईब्रोज होती हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये ट्राइकोराइनोफिलेंजियल सिंड्रोम है। फिर इसके फीचर्स इस पिक्चर से याद रहेंगे कि इसमें एपिफिसिस कॉन शेप्ड होती हैं, फिर इसमें सेडल नोज़ होती है, हाइपोप्लेसिया होता है इसकी मैंडिबल का, और ये
बाल्ड होती है। तो ये सारे फीचर्स कवर कर देते हैं ट्राइको राइनो फेरेंजियल सिंड्रोम को। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन।